मेरे यूपी के गाँव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भूगोल का एक वायरल पेपर, जिसको आज उस वायरल पेपर का पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम इसका जो है पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा आपको, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 भूगोल के जो छात्र हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वायरल पेपर। और इस खास बात ये है कि इस वायरल पेपर का मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए, इस पेपर का कोड है 322EL। चलिए इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? ऑप्शन आ है नवनिश्चयवाद, ऑप्शन बा संभववाद, ऑप्शन सा पर्यावरणीय निश्चयवाद, ऑप्शन दा प्रत्यक्षवाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? ऑप्शन आ ऑप्शन आ इंडोनेशिया, ऑप्शन बा पाकिस्तान, ऑप्शन सा बांग्लादेश, ऑप्शन दा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आ इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है? ऑप्शन आ आय उपागम, ऑप्शन बा कल्याण उपागम, ऑप्शन सा स्वास्थ्य उपागम, ऑप्शन दा क्षमता उपागम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, स्वास्थ्य उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन आ मॉस्को, ऑप्शन बा ओमस्क, ऑप्शन सा चिता, ऑप्शन दा टोमस्क। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, चिता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन आ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बा कर्नाटक, ऑप्शन सा केरल, ऑप्शन दा तमिलनाडु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन आ पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बा महाराष्ट्र, ऑप्शन सा तमिलनाडु, ऑप्शन दा उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आ असम, ऑप्शन बा गुजरात, ऑप्शन सा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन दा राजस्थान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन आ मारमागाओ, ऑप्शन बा मंगलुरु, ऑप्शन सा हल्दिया, ऑप्शन दा तूतीकोरिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन, हल्दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकृति का मानवीकरण क्या है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका अर्थ है प्रकृति को मानवीय गुणों या भावनाओं के साथ जोड़ना, जैसे पेड़ों को माता या पिता कहना, नदी को देवी कहना आदि। यह प्रकृति के प्रति सम्मान और उससे जुड़ाव की भावना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के दो उपाय क्या हैं? जनसंख्या नियंत्रण के दो उपाय क्या हैं? इसका हो जाएगा जन्म दर कम करना, परिवार नियोजन के तरीकों को बढ़ावा देना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना आदि। अगला है मृत्यु दर बढ़ना, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता अभियान आदि। अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि की दो फसलें कौन कौन हैं? रोपण कृषि की दो फसलें जो हैं चाय और कॉफी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा साइबर स्पेस इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि श्रमिक, उद्योग श्रमिक, सेवा क्षेत्र श्रमिक। ये हो गया भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुच्छित बस्तियां क्या है? गुच्छित बस्तियां क्या है? इसका उत्तर देखेंगे,
वे बस्तियां जो किसी विशेष भौगोलिक विशेषता के आसपास विकसित होती हैं, जैसे नदी, पहाड़ आदि। इन बस्तियों में घर एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और इसी को गुच्छित बस्तियां कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्ग कौन कौन है? कृषि भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, आवासीय भूमि, औद्योगिक भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण के दो कारण। चलिए इसको देखते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला कचरा नदियों और तालाबों में मिलकर जल को प्रदूषित करता है। दूसरा है कृषि अपवाह, खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों का पानी में मिलना। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? इसका उत्तर देखेंगे। भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृत पहाड़ी मैदान। आर्थिक कारक रोजगार के अवसर, कृषि और उद्योग का विकास। सामाजिक कारक सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। राजनीतिक कारक सरकारी नीतियां, राजनीतिक स्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप, विशेषकर नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। डेयरी उत्पादों का प्रमुख निर्यातक अमेरिका, विशेषकर कैलिफोर्निया और विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन। भारत, जहां दूध उत्पादन प्रमुख कृषि गतिविधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा उपग्रह संचार का महत्व दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण, इंटरनेट और संचार सेवाओं के लिए अत्यधिक है। यह बृहद क्षेत्र में डेटा और जानकारी के त्वरित आदान प्रदान में मदद करता है, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में। यह वैश्विक स्तर पर आपातकालीन संचार और मौसम की जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के निर्यात संगठन में समय के साथ बदलाव आया। पहले भारत का निर्यात मुख्य रूप से कृषि उत्पादों जैसे वस्त्र, मसाले, चाय और कॉफी पर आधारित था। अब इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, रसायन, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उत्पादों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव और व्यापार नीतियों में सुधार ने निर्यात को विविधतापूर्ण बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत में वायु प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिकरण, शहरीकरण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और कृषि में जलाने की प्रक्रिया के कारण है। धूल, कोयला जलाने से होने वाला प्रदूषण और रासायनिक तत्व वायु में घुलकर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठंडे मौसम में जैसे सर्दियों में प्रदूषण स्तर और भी अधिक बढ़ जाते हैं, जिससे धुंध और असमांग की स्थिति बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों का विकास करना है जो सूखा और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, कृषि में सूखा सहनशील फसलों का प्रचार और किसानों के लिए सूखा प्रबंधन योजना शामिल है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन और जीवन यापन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए संचालित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या की संख्या में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है और यह मुख्यतः 3 घटकों द्वारा प्रभावित होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और आप्रवासन। जन्म दर, बर्थ रेट, यह किसी देश या क्षेत्र में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर प्रति 1000 जनसंख्या में जन्मों की संख्या को दर्शाता है। उच्च जन्म दर का मतलब है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जन्म दर पर सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभाव होता है। यदि परिवार नियोजन के उपाय कमजोर हो या स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हो तो जन्म दर उच्च हो सकती है। मृत्यु दर, डेथ रेट, यह किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय, आमतौर पर प्रति 1000
जनसंख्या में मृत्यु दर को दर्शाता है। उच्च मृत्यु दर सामान्यतः खराब स्वास्थ्य सेवाओं, कुपोषण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होती है। मृत्यु दर का गिरना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में सुधार के कारण होता है। आप्रवासन, माइग्रेशन, आप्रवासन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरित होते हैं। यह उत्प्रेरक रूप में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं। आप्रवासन से किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि या घटावट हो सकती है और यह जनसंख्या संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए आर्थिक अवसरों की तलाश में लोग शहरी क्षेत्रों में आकर जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं, जबकि युद्ध या अकाल के कारण लोग अपने गृह प्रदेश से पलायन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण और विशाल परिवहन प्रणाली है जो देश के विभिन्न भागों को जोड़ती है और देश की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। विस्तार और नेटवर्क। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। भारत में रेलवे नेटवर्क लगभग हर राज्य और क्षेत्र को जोड़ता है और यह ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। इसकी कुल लंबाई करीब 67,000 किलोमीटर से भी अधिक है। आर्थिक और सामाजिक महत्व। रेल परिवहन का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। यह सस्ती और समृद्ध यात्री सेवा के साथ साथ भारी माल परिवहन का माध्यम भी है। रेल द्वारा कोयला, खाद्यान्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का परिवहन होता है जो उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा। रेलवे भारत के अधिकांश स्थानों पर पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ यात्रा करने का एक विश्वसनीय तरीका है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे सिग्नल सिस्टम और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न उपकरणों की स्थापना। चौथा, लोकप्रियता और किफायती। भारतीय रेल किफायती यात्रा का सबसे सामान्य तरीका है, खासकर गरीब और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लिए। यहाँ तक कि यात्री वर्ग में कई विकल्प होते हैं, जनरल, स्लीपर और 3AC और 2AC और फर्स्ट AC, जो विभिन्न बजट को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कई योजनाएं और सब्सिडी भी हैं जो गरीबों को सुविधा प्रदान करती हैं। अगला पॉइंट है, विकसित और आधुनिकीकरण की दिशा में बदलाव। भारतीय रेलवे का धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो रहा है। उच्च गति ट्रेनों, बुलेट ट्रेनों, स्मार्ट रेलवे स्टेशनों और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाएं इसकी प्रमुख विशेषताएं बन रही हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यात्री और अधिक सुगम हो सके। अथवा करके इसमें क्वेश्चन दिया कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में वितरण का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यह वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। लौह अयस्क का उत्पादन और वितरण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्योगों, विशेष रूप से इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। प्रमुख क्षेत्र। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में से होता है। उड़ीसा और झारखंड राज्य इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख स्रोत हैं, जबकि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए जाते हैं। उत्पादन के प्रकार। भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। हेमाटाइट लौह अयस्क का सबसे सामान्य रूप और इसे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। यह लौह धातु की गुणवत्ता में उच्च होता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की गुणवत्ता में कुछ कमी होती है, लेकिन यह किफायती होता है। वितरण और उपयोग। लौह अयस्क का वितरण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां इस्पात उद्योग स्थित है। प्रमुख इस्पात उद्योग उत्पादक संयंत्र जैसे कि टाटा स्टील, जमशेदपुर, सेल, भिलाई, राउरकेला और भद्रावती लौह अयस्क के उत्पादन और उपयोग में लगे हुए हैं। इसके अलावा लौह अयस्क का निर्यात भी होता है और भारत वैश्विक बाजार में इसका प्रमुख निर्यातक है। आर्थिक महत्व। लौह अयस्क भारत की औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग इस्पात
बनाने के लिए किया जाता है, जो निर्माण, वाहन निर्माण और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम आता है। इसका उत्पादन और वितरण रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और वैश्विक व्यापार में योगदान करता है। इस प्रकार भारत में लौह का उत्पादन और वितरण देश की औद्योगिक वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब आपका आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। भारत के दिए गए मानचित्र पृष्ठ में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाई तथा उनके नाम भी लिखिए। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या 2030 में वाला देश जो है चीन। जापान का राजधानी नगर टोक्यो। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख समुद्री पत्तन सिंगापुर। उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदी जो है मिसिसिपी नदी। यूरोप का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक 2019 वाला जो देश है वो नॉर्वे। बाकी नीचे जो दिया गया है ये केवल दृष्टिबाधित जो क्षेत्र हैं, दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको क्या होता है केवल क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, ना कि मानचित्र पे दर्शाना। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन देख करके पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सारे ही पूछे गए हैं। और आई होप ये क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बहुत ही वायरल पेपर है। तो इस वायरल पेपर को पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिएगा और कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।